उर्वर क्रेसेंट क्षेत्र है या यहाँ आसपास के क्षेत्रों से धीरे धीरे ये ज्ञान या ये जो शुरुआत है ये विश्व के दूसरे हिस्सों में भी फैले, जिसमें तुर्की का नाम लिया जा सकता है, ग्रीस का नाम लिया जा सकता है, सेंट्रल यूरोप तक पहुँच गए। इजिप्ट के ज़रिए उत्तरी अफ्रीका या स्पेन की हम बात करें, ब्रिटेन, स्कैंडिनेविया, इन क्षेत्रों में ये कृषि और पशुपालन की चीज़ें इनका प्रसार हुआ। नियोलिथिक जो ट्रेंड्स हैं ये भारत की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी रिवर सभ्यता के क्षेत्रों में भी इनका प्रसार हुआ, जहां बाद में मिलेट और राइस ये भी दिखाई देते हैं। एशिया के दूसरे हिस्सों में जैसे चीन की जो येलो रिवर वैली है वहाँ या साउथ ईस्ट एशिया में, और जो उपज हैं उसके अंदर कॉर्न, बीन्स या स्क्वैश, ये मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के अंदर इनका प्रारंभ दिखाई देता है। ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि जो मृत भांडों का उपयोग है वो नियोलिथिक एज के लिए विशिष्ट है या कृषि की शुरुआत होने के बाद हम इसका प्रारंभ मान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम जापान की बात करें तो जापान में पॉटरी का प्रारंभ कृषि से पहले देखा जा सकता है। नियर ईस्ट में जो कृषि है वो पॉटरी से पहले है। तो जो पॉटरी और आर्ट्स हैं जो नियोलिथिक कल्चर के हैं वो अनेक फॉर्म्स में हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से है, जहाँ कृषि या इस फॉर्म ऑफ आर्ट के बीच में अलग अलग रूप से बताया जा सकता है कि किसका विकास पहले हुआ या कौन पहले आया। अब यदि हम नवपाषाण काल के औजारों की बात करें तो यहाँ ग्राउंड स्टोन टूल्स हैं जो पॉलिश्ड हैं। जो इंडस्ट्री है वो पॉलिश या ग्राउंड स्टोन टूल्स से जोड़ी जा सकती है। कृषि के क्षेत्र में हम जानते हैं कि उल्लेखनीय प्रगति हो रही थी, तो कृषि के क्षेत्र में इस प्रगति के लिए आपको विशिष्ट औजारों की भी आवश्यकता थी। बहुत सारे तरह के औजार चाहिए थे। सिकल ब्लेड्स की आवश्यकता थी, ग्राइंडिंग टूल्स, ग्राइंडिंग स्टोन्स की आवश्यकता थी, पॉटरी और बोन इम्प्लीमेंट्स की जरूरत थी। तो ये सारे औजार विभिन्न क्रियाकलापों में काम आते थे जो कृषि से जुड़े हुए थे, जैसे कि हार्वेस्टिंग या प्रोसेसिंग ऑफ क्रॉप्स। तो इनसे जुड़े हुए औजारों के लिए विशिष्ट प्रकार के औजारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रस्तर के औजार इन्होंने बनाए हैं, ऑर्नामेंट्स या आभूषण बनाए हैं, और जिसमें जो प्रमुख हैं जैसे प्रोजेक्टाइल्स पॉइंट्स हैं, कई तरह के मनके हैं, मूर्तियां हैं जिनका निर्माण इन्होंने किया है। एक और विशिष्ट बात है जो इस काल की है कि फॉरेस्ट लैंड को साफ करने की प्रवृत्ति शुरू हुई है। कृषि के लिए आपको जमीन की आवश्यकता है और उस जमीन के लिए आपको जंगलों से वृक्षों की कटाई करनी होती है, तो फिर जमीन साफ होगी और वहां आप कृषि कर सकते हैं, अपनी बस्तियां बसा सकते हैं। और इसलिए जो पत्थर की जो कुल्हाड़ी है वो अधिक बेहतर दिखाई देती है पिछले जो दोनों काल हैं उनके मुकाबले। इस क्षेत्र में काफी सोच विचार किया गया। क्लोथिंग की हम बात करें, यदि किस प्रकार के वस्त्र ये लोग धारण किया करते थे, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ बोन एंड एंटलर पिन्स हैव बीन फाउंड इंडिकेटिंग टुवर्ड्स यूज ऑफ एनिमल स्किन्स एज क्लोथ्स। जो वूल और लाइनन हो सकता है इस समय तक इस्तेमाल किए जाने लगे हों, लेकिन यदि ये इस्तेमाल किए जाते थे तो ये निश्चित तौर पर लेट नियोलिथिक फेज से संबंधित थे। परफोरेटेड स्टोन्स का भी इस्तेमाल शायद किया जाता था, जो स्पिंडल होल्स या लूम वेट्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये क्लोथिंग से संबंधित है। समाज की अगर हम बात करें, नवपाषाण काल में समाज किस तरह का था, उसकी संरचना किस तरह की थी,
तो निश्चित तौर पे स्टोन एज में सबसे कॉम्प्लेक्स या जटिल सोसाइटीज इस समय हमें दिखाई देती हैं। जो स्टोन नियोलिथिक काल है उसमें जो विभिन्न पुरातात्विक महत्व के स्थल हैं वहाँ से पुरातत्ववेत्ताओं को अलग अलग तरह की बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। जैसे उदाहरण के लिए दक्षिणी तुर्की में माना जाता है कि लगभग 8000 तक लोग एक साथ निवास किया करते थे। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी बस्ती है, बहुत बड़ा समुदाय है जो जिसका प्रारंभ जिसको एक साथ रहते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ कार्य विभाजन होगा, यहाँ लोगों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई होंगी, उनके जिम्मे अलग अलग तरह के काम होंगे जिनकी शुरुआत भी इस समय देखी जा सकती है। तुर्की की जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बस्ती थी, वहाँ के लोग कला और स्पिरिचुअलिटी, अब स्पिरिचुअलिटी एक नया शब्द है यहाँ। हालांकि मनुष्य जब भी यदि हम स्पिरिचुअलिटी का प्रारंभ माने तो जब भी मनुष्य अपने ही सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो उसने उनका जवाब दैवीय शक्तियों में ढूंढने की कोशिश की। तो यहाँ से आप शायद आध्यात्मिकता का प्रारंभ मान सकते हैं, लेकिन इस समय तुर्की में जो प्रमाण हमें मिले हैं वहाँ से हमें ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। अपने ही घरों के जो फर्श हैं उसके नीचे ये डैड्स को दफनाया करते थे, जो मृतक हैं उनका संस्कार किया करते थे। और बहुत सारे मुराल्स हैं जो यहाँ से मिले हैं इनके घरों से, और उसमें जो देवी हैं, दैवी शक्तियाँ हैं, खासतौर से फीमेल गॉडेस, उनकी आकृतियाँ भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से नियोलिथिक पीरियड में हमें जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वे परिवर्तन, उन परिवर्तनों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अब ये जो हमने पाषाण काल पढ़ा है, इसमें कौन सी पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए? तो आप देखिए, भारत का प्राचीन इतिहास रामशरण शर्मा हिंदी में आपके लिए उपलब्ध है, ऑक्सफोर्ड इंडिया के द्वारा पब्लिश्ड है, जो आपको पढ़ना चाहिए। सूजन मेयर ने एक पुस्तक लिखी थी, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन, इसे आप पढ़ सकते हैं। और इससे पहले के जो दोनों काल हैं, ये काल है उसके लिए द लॉस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द स्टोन एज, जो रिचर्ड रडगली के द्वारा लिखी गई है। ये अच्छी पुस्तक है जिसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सवाल इसके संदर्भ में पूछे जाते हैं जिनका अध्ययन आपको करना चाहिए। और यदि कोई मुश्किल आए तो आप यहाँ इस YouTube पर ही कमेंट्स के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।